हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। मेरे साथ राम कुमार जी हैं, जिनके आपने मेरे जो पहले की वीडियोज़ हैं उनमें एक रस्सा चढ़ते हुए वीडियो थी, वो आपने देखी होगी। तो राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू आशीष। और ये मेरे ट्रेनिंग में बहुत अच्छे दोस्त बने थे। फिर बेसिक ट्रेनिंग के दौरान हम दोनों के बेड बिल्कुल सटके थे, पास पास में ही थे। तो तब से मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है इनकी। और आज की वीडियो में आपको थोड़ा मोटिवेशन बताऊंगा। जो राम कुमार जी हैं, इन्होंने जो स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और इस मुकाम तक पहुंचे, आज आप इनके कंधों पर ये 2 स्टार देख रहे हो। लेकिन इससे पहले की जो लाइफ है, और ये वीडियो बनाने का केवल और केवल ये मतलब है कि कई लोगों के पास बहाने होते हैं कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये है। तो उन सब चीज़ों से हाल ही में 12th फेल मूवी भी आई है, तो उसी कड़ी में मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें पूरा आपको राम कुमार जी ने किस प्रकार से जो ये इनकी यात्रा थी, स्ट्रगल था, उससे थोड़ी बहुत हम सामान्य इनफॉर्मल चर्चा करेंगे इनसे, और इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इनका स्ट्रगल था। राम कुमार जी, आप आपका परिचय दे दीजिए सबसे पहले अपने दर्शकों को। धन्यवाद आशीष। जैसा कि आप मुझे पहले भी देख चुके हैं आशीष के साथ, मेरा नाम सब जानते हैं, राम कुमार। मैं अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो आजकल ये जयपुर में पदस्थापित हैं, और रात को मैं इनके पास ही आ गया था, यहीं पे रुके थे। तो बढ़िया ये था। तो इससे पहले आप में जो गवर्नमेंट जॉब थी, आप पहले एलडीसी में थे, तो वो कब थे, कौन सी वैकेंसी में थे आप? ये एलडीसी 2018 वाली वैकेंसी में। अच्छा। तो 2020 में ज्वाइन किया मैंने, 1 साल तक वहाँ सर्विस दी, शिक्षा विभाग में एलडीसी रहा। तो अब आ जाते हैं उससे पहले। मैंने पहले आपसे कई बार बातचीत हुई, तो उसमें आपने कहा था कि मैंने प्राइवेट जॉब भी करी थी और ये सब चीज़ें थी। तो वो क्या दौर था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, शुरुआत तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया उस बात को। मैं घर से निकला हूँ एज ए तैयारी के लिए, यूँ कह लो, या स्ट्रगल के दिन जो शुरू हुए थे 2011 के बाद। अच्छा। ठीक है, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, तब से आज तक वो, जब तक 20 तक ज्वाइन नहीं किया था सर्विस में, तब से वो स्ट्रगल ही चल रहा है। तो कुछ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना आर्थिक जो बैकग्राउंड है, मतलब आपके माता पिता क्या करते हैं, तो वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए, ताकि केवल ये बताने का मकसद ये है कि कोई बड़े उन्नत परिवार से नहीं आ रहे। अपन जो नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वो पढ़ाई करते हुए अच्छी रैंक तक जा सकते हैं, अच्छी पोस्ट तक जा सकते हैं। तो उसके बारे में जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामयाब होने के लिए अच्छे परिवार का होना ज़रूरी नहीं है, बस आपकी मेहनत। और वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में देखा जाए तो पिताजी खेती करते हैं, और घर की थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी है, उससे गुजारा चल रहा है। और जहाँ तक रही बात मिडिल क्लास फैमिली की, तो लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं इसे, ठीक है। सपोर्ट था जो, मतलब वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट ना होके, घर वालों का जो एक मोटिवेशनल सपोर्ट कह लो उसे। हाँ, मतलब उनसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश करते थे, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करते थे कि भाई तू कर, ठीक है कर, जो भी तेरे से होता है, हम अपनी तरफ से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2011 पे थे अपन। उसके बाद में फिर आप तैयारी के लिए आए, कहाँ पे आए, क्या था? पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक था, स्कूलिंग थोड़ी सी ढंग से हो गई थी, और इतना भी ठीक नहीं, लेकिन कुल मिला के ठीक था, चीज़ें समझ में आती थी पढ़ने के बाद और ये सब। तो 11 में ये हुआ, ग्रेजुएशन चल रही थी, और मैंने ITI में एडमिशन ले लिया। ITI की मैंने, मैकेनिकल से, डीजल मैकेनिक से एक स्ट्रीम होता है ITI का, वो किया मैंने। तो वो ITI करने के बाद आप जैसे फ्रेंड्स मिले, और उन्होंने प्राइवेट जॉब का एक चस्का टाइप में कह लो, या ऐसे रुझान दिया कि यार ऐसे तो छोटी मोटी जॉब है, आप करोगे तो इसमें कुछ मिलता नहीं है, तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाइए तो आपको अच्छी सैलरी पे जॉब मिलेगी। बिल्कुल। तो मैं चला गया होंडा में, होंडा 2 व्हीलर्स में। वो पड़ता है भिवाड़ी एरिया में, उधर इंडस्ट्रियल एरिया जो अपने अलवर में है। तो वहाँ चला गया मैं 2012 में, ITI करने के बाद, पास आउट होने के बाद। और वहाँ मैंने 12 से 16 तक वहाँ जॉब करी मैंने, 4 साल तक जॉब करी। हाँ। और इस दौरान पढ़ाई का क्या रहा?
हाँ, पढ़ाई का ये बताना, ये पॉजिटिव चीज़ रही मेरे लिए, क्योंकि एक अंदर कुछ था ऐसे पढ़ने का यार, कि पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़नी तो नहीं चाहिए, मतलब जुड़े रहना चाहिए पढ़ाई के साथ। तो वही था, टाइम निकालता था मैं, कोशिश करता था, किताबें रखता था अपने पास। तो मतलब जॉब के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी करी है और बिल्कुल। कुछ ना कुछ उस दौरान पढ़ते रहे। हाँ, मतलब जो चीज़ें पॉजिटिव थी मेरे मतलब जीके पोर्शन ठीक था, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी उनको मैंने पकड़ के रखा, मतलब बिल्कुल, यार ये बिल्कुल। कमज़ोर ना हो जाए आगे चल के। हाँ, कल को कोई चीज़ मतलब पढ़ाई पे ही जोर देना पड़ जाए कल को, ऐसा मैं सोचता था दिमाग में। क्योंकि ये तो जॉब जो थी वो प्राइवेट थी, कंपनियों का पता नहीं है मतलब कब छोड़नी पड़ जाए। मतलब मन में ये था कि प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं और हाँ, फ्यूचर में आवश्यकता तो क्या करनी तो है ही। करनी ये थी, पहले तो था यही कि गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि जॉब करनी पड़ी। हाँ, वहाँ जाना पड़ा ऐसे। हाँ। एज फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली, कि यार चलो करते हैं बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। और ये रुझान भी रहता था, एग्ज़ाम फॉर्म जो भी निकलते थे, भर्तियाँ रेलवे की, कांस्टेबल या ऐसे कुछ जो भी भर्तियाँ आती थी उसमें मैं मतलब फॉर्म अप्लाई करता था और तैयारी करता जितनी भी हो पाती थी। लेकिन वही है कि उन दिनों अच्छे से शायद हो सकता है तैयारी नहीं हुई और उनमें फेल ही आता रहा मैं, तो एग्ज़ाम तो खूब दिए। तो 4 साल तक आपने तैयारियां की है, मतलब तैयारी कम, काम ज़्यादा काम किया, ज़्यादा ऐसा करा। कह। तो ये तो था आपका 2012 से 2016 तक का जॉब का अनुभव। फिर उसके बाद में आपने फिर कैसे कि भाई अब तो मेरे को जॉब छोड़नी है और अब तैयारी में लगे, तो ये कैसा क्या हुआ? हाँ, चीज़ें वो कहते हैं ना, अच्छे के लिए होता है जो कुछ होता है। तो मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ी, मतलब वहाँ कोई हो गया था ऐसा, स्ट्राइक वगैरह का हो गया था। ठीक है, तो उस दौरान फिर ठीक नहीं रहा, मैंने सोचा यहाँ इस पचड़े में पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ से निकलते हैं और क्या। जितना था ठीक था। और मैं बताना चाहूँगा, कंपनी में मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर गया था, मतलब ठेकेदारी बेस पे था पहले तो। उसके बाद वहाँ एग्ज़ाम होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम कंपनी के, उसमें मैं कंपनी रोल पे भी हो गया। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ मैं प्रॉपर एम्प्लॉय हो गया था एक तरीके से कंपनी का ही। तो अच्छी खासी सैलरी भी ठीक ठाक थी उन दिनों, मतलब यहाँ अगर अपन प्राइवेट जॉब में देखें तो 2,500-3,000 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम में 12-13 में ये ज़्यादा से ज़्यादा होती थी। तो वहाँ अच्छा था, वहाँ 15-17 हज़ार रुपये उस जमाने, मतलब जमाना तो क्या है, इतना ज़्यादा आदि जमाना तो नहीं है, लेकिन वो टाइम ऐसा था। हाँ, लेकिन था। तो यही हुआ कि उस स्ट्राइक हो जाने के दौरान मैंने कंपनी छोड़ दी और मैं आ गया घर। अब घर आने के बाद तो वही है कि 4 साल तक फाइनेंशियल घर वालों को सपोर्ट मिलता रहा, और अब आगे बिल्कुल घर वालों पे डिपेंड हो गया बिल्कुल ही। तो फिर अब कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या करें। वहाँ घर पे आके गांव में वहाँ क्या प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, मैं ढूंढ रहा कुछ दिन तो ऐसे। तो प्राइवेट में तो मुझे लगा नहीं कि कुछ हो पाएगा। तो फिर वही अपना हथियार निकाला, पढ़ाई वाला, कि भाई यार अब कुछ करते हैं, मतलब दम लगाते हैं एक तरीके से। तो 16 में 3-4 महीने सिस्टर की शादी के दौरान थोड़ा मैं घर पे टाइम दे पाया। उसके बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मैं निकल गया तैयारी के लिए सिटी में। मतलब हमारे यहाँ पास पड़ती है सूरतगढ़ सिटी, सुना होगा। भाटिया आश्रम में। हाँ, भाटिया जी की, वहाँ उस सिटी में चला गया। तो गया, एक तो कोचिंग ज्वाइन करी मैंने थोड़े टाइम के लिए ऐसे। और बताना चाहूँगा 16 में ये जो अपनी SI वाली भर्ती है ये 16 में आई थी। तो जिसमें मैं एलिजिबल नहीं था उस टाइम पे। हाँ, खैर, तो उसी के लिए गए थे, मतलब SI की तैयारी के लिए। तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और यही 2-3 महीने हुए थे तैयारी को। फिर पता चला कि ये पता नहीं ठंडे बस्ते में चली गई भर्ती, तो कुछ ऐसा पता ही नहीं एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं। तो फिर हम भी थोड़ा डीमोटिवेट हो गए ऐसे कि यार ये तो दम बैठेगा नहीं, ऐसा ही तो पता नहीं होगी कि नहीं, क्या होगा। ठीक है, फिर ये छोटे एग्जाम्स होते थे, तो इनकी तैयारी में इनकी प्रिपरेशन में लग गए। जो भी निकलता, मतलब कांस्टेबल है तो देंगे, पटवारी आएगा तो देंगे, मतलब जो भी छोटे छोटे एग्जाम होंगे सब में बैठे नहीं। और रेलवे के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। मतलब ये था कि चारों तरफ हाथ मारना है, कहीं से भी गवर्नमेंट जॉब मिले। वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। हाँ, मरता क्या नहीं करता। और मतलब चाहिए था कुछ भी, ऐसे सर्विस चाहिए थी, क्योंकि प्राइवेट तो मैंने करके देख ली थी। तो सोचा यार घर वालों को थोड़ा हौसला दिलवाते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। तो ये चीज़ें तो, और ऐसे भी था कि कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से फीडबैक भी अच्छा आ रहा था, जहाँ कोचिंग कर रहे थे वहाँ भी अच्छा का सब कुछ समझ में आ रहा था। और पढ़ने का शेड्यूल भी अच्छा बन गया था 3-4 महीनों में।
तो वहाँ से तैयारी चलती रही। फिर 17 में एक एग्ज़ाम होता है अपने LDC हाई कोर्ट का, LDC हाई कोर्ट का। तो उसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ठीक थे वो मेरे। इंग्लिश तो मैंने क्या है वहाँ कंपनी में जहाँ था वहाँ एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था ऐसे स्पोकन के लिए। अच्छा, तो इंग्लिश थी मेरी ठीक सी हो गई थी, मतलब ऐसे चीज़ें समझ में आती थी। कहाँ वो ABCD आ रही थी सिर्फ, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे मुंह चला लेते थे, बोल लेते थे, समझ लेते थे। तो उसका फ़ायदा मिला मुझे उस LDC हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम में। बिल्कुल। तो मेरे 200 में से 182 नंबर आए थे हिंदी और इंग्लिश मिला के, मतलब दोनों। तो अच्छी खासी रैंक थी और पास भी हो गए थे। उसमें क्या है कि टाइपिंग होती है बाद में LDC हाई कोर्ट। तो टाइपिंग मैंने कभी सीखी नहीं थी। RSCIT तो शायद कर ली, लेकिन टाइपिंग इतना था नहीं कि यार कभी इतनी ज़रूरत पड़ेगी। तो पढ़ी, फिर सीखी, टाइपिंग भी सीखी मैंने, अच्छी खासी स्पीड हो गई थी मेरी। अच्छा जी। और फिर एग्ज़ाम में गए तो वहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आड़े आई वो ये थी कि वहाँ बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं अच्छा। एग्ज़ाम के दौरान। तो वो फिर मैं फाइट नहीं कर पाया। अच्छा। और ऐसे ही होता है कि घबराहट टाइप की थी, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है अंदर बैठ के उस टाइम में, मतलब 17 में, तो वो मेरे पे हावी हो गया और मैं नहीं हो पाया, उसमें हो नहीं पाया। रिटर्न में अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद भी नहीं हो पाया मेरा। तो 17 के बाद और फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर से वही चीज़ें आड़े आ गई, फाइनेंशियल। 1 साल मैं रहा लगभग सूरतगढ़ में। तो फिर ज़्यादा लंबा टाइम दे नहीं पा रहे थे। अब घर वालों ने तो 1 साल तक मुझे कर दिया जितने सपोर्ट करना था कि भाई अब तो चलो लग जाएगा, चलो 1-1.5 साल में तो लग ही जाएगा। तो मैं वो टाइम अवधि जो जिसे कहते हैं वो टाइम पीरियड में क्रॉस कर चुका था। अब घर वाले भी कह रहे हैं भाई बेटा देख ले, अब परेशानियाँ तो आ ही रही हैं। तो फिर मैंने सोचा यार मैं घर आ गया, अब क्या घर वालों पे भी इतना वो नहीं कर सकता, प्रेशराइज है कि नहीं मुझे तो यही करना है। तो फिर मैं घर आया, 1-2 महीने अपने आप को शांत दिमाग से सोचा। थोड़ा चलता ही रहता है दिमाग में जब कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो काम तो नहीं चलेगा। फिर 17 में मैं घर पे रहा और 18 में फिर से मतलब हौसला करके निकलते हैं यार इधर उधर से। आप जैसे भाइयों को छेड़ा थोड़ा सा यार कि 1-2 महीने का थोड़ा सपोर्ट करो, उसके बाद मैं देख लूँगा कोई पार्ट टाइम करते हुए पढ़ाई तो रखूँगा मैं जारी। उस दौरान 18 में अपने ये SI के भी रीओपन हुए थे फॉर्म, और उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती आई थी 18 में। अच्छा ठीक है। तो मैंने सोचा यार भर्तियां हैं 1-2, और 18 में ही शायद ये रेलवे की भर्तियां थी, ग्रुप D वगैरह की, और ये अच्छी खासी वैकेंसीज थी। तो मैंने सोचा यार फिर से चलते हैं, मतलब यहाँ घर पे तो पढ़ाई हो नहीं रही है उस तरीके से जिस तरीके से वहाँ पढ़ते थे। तो मैं वापस आ गया सूरतगढ़। मतलब इन्होंने अपने दोस्तों से या फिर अपने आसपास से नज़दीकियों से फाइनेंशियली सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद में वापस मेहनत करने के लिए कूद पड़े, पूरा जी जान लगा के कि अब की बार तो कुछ ना कुछ करना ही है। ये हाँ, तो आए और तैयारी में लग गए। और 18 में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए थे, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, और कांस्टेबल का था ऐसे टारगेटेड। और इस दौरान मेरी तैयारी अच्छी थी और मैंने कांस्टेबल को वैसे मतलब टारगेट बनाया था पूरा कि यार कांस्टेबल तो फाड़ देंगे, ये एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। इतनी अच्छी तैयारी थी और ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, मतलब कॉन्फिडेंट था मैं कि हाँ हो जाएगा। तो जुलाई में एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल का, वो सब ने सुना होगा, बै भाग वाला B पार्ट जो उस दौरान हुआ था। तो उसमें वो फजती के अलावा और क्या ही हो सकता था, मतलब ऐसे कि यार इतनी अच्छी तैयारी थी, सब कुछ ठीक था, एग्ज़ाम भी बढ़िया, लेकिन वो बै पार्ट पता नहीं क्यों इतना उसका एक हवा ही बन गया था। मतलब देखा एग्ज़ाम देने के सब ठीक था, नॉर्मल था, बैठा एग्ज़ाम में, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे थे, कर रहा था सारे। आजकल तो यूट्यूब चैनल पे शाम को ही आ जाती है आंसर की, तो मिलाया, शाम तक तो मैं पास था। जब तक आंसर की मिल रही मैं पास था। मैं यार कांस्टेबल तो निकल गया, अब तो लग गए समझो। तो शाम तक पास था, लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीते तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ऑफिशियल आंसर क्या फिर मैं यार ऑफिशियल देखेंगे अब क्या होता है। और आप जैसे भाइयों को बता दिया यार कांस्टेबल तो बन गए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएंगे। घर पे भी ऐसे थोड़ा सा बता दिया कि यार ये पेपर अच्छा हुआ है, हो जाएगा मतलब। तो ऐसे करते करते 18 में LDC की तैयारी भी मैं कर रहा था। LDC की वैकेंसी आई थी जो 13,000 पोस्टें थी, जिसमें मैं ज्वाइन हुआ था 18 में। तो वो वैकेंसी थी, उसके एग्ज़ाम थे शायद सितंबर में आगे थे, मतलब कांस्टेबल के बाद। तो मेरे ख्याल मैंने ये एग्ज़ाम देते ही और फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब इसको
एज ए बर्डन मत लो यार, अब जो भी हुआ एक बार छोड़ दो, आगे एग्जाम की तैयारी करो पहले, हाँ। ठीक है, वो ये पढ़ाई मतलब फिर वेस्ट हो जाएगी ना। ठीक तो है। मैंने उधर एलडीसी में जी जान लगानी शुरू कर दी। फिर वहाँ स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश जो ठीक ठाक थे, मतलब जो हिंदी तो मेरे एसआई में बहुत ज़्यादा काम आई। मैंने एसआई के लिए मतलब इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा तरीके से नहीं पढ़ी, और एसआई उसमें से काम आ गई। हाँ काफ़ी ज़्यादा काम आ गई। और इस दौरान मैं पढ़ता, यानी कि जो होता है ना, जितना कुछ पढ़ने को मिल रहा था उनको मैंने ऐसे पढ़ता ही जा रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ें, छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम तक उसी में कवर हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि 18 में जो आरएस का एग्जाम हुआ था, वो भी इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करते करते मैंने प्री दिया और प्री क्लियर हो गया। तो मतलब ये छोटी छोटी तैयारियां मतलब अपन को बड़े के लिए तैयार कर देती है, सही बात। ठीक है, और यही एसआई के एग्जाम में हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरा। वो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, उसमें तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट ही हो गया। मैंने यार एलडीसी तो ये एग्ज़ाम तो बड़ा मस्त हुआ है यार, इसमें सिलेक्शन होगा पक्का ही, इतना था। और लेकिन ये थोड़ा वर्दी का था यार, कांस्टेबल लगेंगे तो मज़ा आएगा, तो इतना ही सोचते थे, इससे ज़्यादा नहीं सोचा था। और 18 में ही अपना एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर में 7 अक्टूबर को एसआई का एग्ज़ाम था। और अगस्त में आरएस का था, 5 अगस्त को, और ये 7 अक्टूबर को ये था। तो इस वाली वर्दी की तो क्या ही बताऊं यार, इसकी कहानी तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बताता हूँ ना, थोड़ा जल्दी। हाँ जल्दी बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, उस दौरान हम थे स्काउट गाइड के कैंप में थे 7 दिनों के, और वो कैंप था 1 से 7 अक्टूबर तक, यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अच्छा। कैंप था, और कैंप था गंगानगर में। अच्छा। तो जी हम गए हुए वहाँ पे, हमारा पूरा बैच गया हुआ बीएसटीसी का स्टूडेंट्स का गया, हम 80 के समथिंग 80-85 स्टूडेंट थे। तो जैसे निकले ना, तो हमने प्रिंसिपल सर से बात करी थी कि सर एग्जाम आ रहा है एसआई का और हमें देना है। कम से कम 30-35 लड़के हमारे मेरे साथी जो थे देने के मतलब इच्छुक थे। तो वहाँ तो सबने सपोर्ट किया, वो तो चलेंगे, और हम चले गए। मैंने सोचा छोड़ देंगे, 7 तारीख तक तो फ्री हो ही जाएंगे, मतलब 6 को शाम को रिक्वेस्ट करके और एग्जाम के लिए चले जाएंगे। और हुआ ये कि 6 तारीख को जैसे शाम को मैंने वहाँ सबने रिक्वेस्ट की, तो सबसे बड़ा चंबा तो ये हुआ कि मेरे साथी ने, सब साथियों ने मतलब अपने बिस्तर डाल दिए, वाला हम तो नहीं जा रहे यार, ऐसा ही वैसे कौन बनेगा, मतलब ऐसा कौन बनता है। तो सबने मेरा मतलब हौसला ही टूट गया, मैं मरवा दिया, तुमने सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। मैं अकेला दौड़ रहा हूँ सुबह से, नहा धो के तैयार हो गया, शाम की ट्रेन है 5:30 बजे। अब भाई कोई जाने तो मेरे को यार। वहाँ पे सीनियर मैडम थी, उनसे मैंने कहा कि मैम एग्ज़ाम है मेरा एसआई का और मेरी तैयारी है, तो मुझे जाने दो प्लीज़। तो वो ऐसे छोड़ नहीं सकते, कल को आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, है ना, तो ये मैं तो कर नहीं सकती। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। मैं मतलब दुखी दुख हो रहा है मेरे को यार, एग्ज़ाम देना जरूरी है, एग्ज़ाम तो मैं नहीं छोड़ सकता, तैयारी भी अच्छी है, जो भी होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अब जी सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब कोई वो कहते हैं ना, अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो मैंने बैग तो तैयार कर ही रखा था, अपना सब कुछ कपड़े वपड़े पहन रखे थे। शाम तक मैं इधर, मैं सबसे ऐसे एज ए सपोर्ट के लिए बोल रहा था कि भाई कुछ तो करो यार मेरे को। और गेट पे खड़ा गार्ड था, मैं उधर जाऊँ घूम के वापस आ जाऊँ, वो गया बाहर तो नहीं जाने दूंगा। अरे भाई कैदी बना दिया मेरे को, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब जी वही खुराफाती दिमाग, अब क्या करे आदमी। तो जी मैंने दीवार देखी, बोला यार दीवार फांदने की से और कुछ नहीं कर सकता मैं। तो मैं गया अंदर, एक पतली से मतलब किचन के पास ही एक दीवार थी, और दीवार भी काफ़ी ऊंची, अंदर से वो नीची थी, लेकिन जब जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो उधर देखा वो तो कम से कम 10 फीट नीचे की थी। अरे भाई ये कूदना। अच्छा। तो फिर मैंने कहा, वहाँ एक वो मतलब कुक भाई था कोई, मैंने कहा भाई यार ये मेरा बैग दे जल्दी, मेरे को निकलना है। उसने मुझे ज़्यादा सवाल नहीं किए, मतलब आप चढ़ो मैं दे रहा हूँ। मतलब वैसे ही आप चढ़ो मैं दे रहा हूँ। तो मैं दीवार पे चढ़ा, और उसने कहा, मैं बोला यार बैग दे, मैं तो फेंक दे उधर, मैं अपने उठा लूंगा। उसने फेंक दिया, और मैंने आँख बंद कर लिया, और मैं कूद गया, मतलब टूटेगा तो देखा जाएगा। मैं कूद गया भाई दीवार को। और इतने में इत्तेफाक से देखो, मेरे पीछे मेरे फ्रेंड है, वैसे मेरे एरिया के, वो भी पीछे ही आ रहा है। अरे बोला राम रुक मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। और वो भी देख मतलब बैग, ये वाली बात तो पहली बार बताई तुमने। वो कूद गया भाई मेरे पीछे। तो हम दोनों बोला, अच्छा तू भी एग्जाम देने जा रहा है? बोला हाँ। तो जल्दी निकल, बस 15 मिनट बचे ट्रेन निकलने में, 5-10 और गए। तो 5:30 जयपुर, ये जयपुर में सेंटर था। तो बोला निकलने वाले हैं जल्दी।
तो मैं वहाँ से निकला और कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो जा रहे थे ऑलरेडी, तो मैंने उनको फ़ोन कर रखा। मैं बोला यार मैं आ रहा हूँ, बस आप लोग ट्रेन को जैसे तैसे करके रोक के रखना। वो तो क्या ही रोकेंगे, लेकिन वो हौसला दे रहे थे, तू आ जा कोई ना, अभी तो रुकी हुई है, टाइम लगेगा, 10-15 मिनट रुकी है अभी तो जैसे तैसे करके भीड़ भाड़ को चीर चार के मैं पहुँच गया जी। और टिकट वगैरह तो उन्होंने ली थी मेरे दोस्तों ने। मैंने कहा यार मेरी टिकट का अरेंजमेंट तो करो यार, मैं शायद ले नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बेचारों ने इतना सपोर्ट किया और टिकट वगैरह ले ली और मैं जाके बैठ गया और बैठा ही था कि ट्रेन रवाना हो गई। आगे जयपुर, अगले दिन जयपुर पहुँचे, एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम यहाँ रामबाग है ना अपने, यहाँ कोई सेंटर था, छोटा सा स्कूल था ऐसे। तो दोनों एग्ज़ाम दिए और आ गया। तो ऐसे ही अब जी आ गए वहाँ से, और पीछे जो वहाँ से मैम जिस कैंप में गए थे वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, बोला तेरा तो रद्द हो गया, तुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगले साल फिर से करना पड़ेगा। मतलब अगले साल देखेंगे, कोई ना, अब मेरे को टेंशन मत दो, अगले साल देख लूँगा मैं। अब जी यही हुआ। फिर 2019 आता है, 19 में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो ठीक लगने शुरू हो जाता है। 19 में रिजल्ट आया था LDC का, LDC ज्वाइन कर ली। LDC का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते नौकरी की खुशी, और पहले गम था कि कांस्टेबल में नहीं हुआ, इतना गम था कि यार सदमे में ही आ गया। मैं बोला यार कांस्टेबल में नहीं हुआ यार, तो क्या ही होगा। तो फिर मैंने कहा थोड़ा बाहर निकलो, और बाहर निकलने का कारण ये था कि भर्तियाँ थी और आगे से आगे तैयारी करते रहे। तो LDC का हुआ। LDC में पहली लिस्ट आई, उसमें मुझे मेरा होम टाउन मिल गया, हनुमान की होती है। इस दौरान अपने इसके रिजल्ट आते रहे, रिजल्ट फिजिकल आते के रहे। और ये सारी हाँ, चीजें। पहले फिजिकल दिया, सितंबर में फिजिकल हुआ और फिर जुलाई में मेडिकल जाके वगैरह हुआ। हाँ, ये तो आपने बताई होगी जो प्रोसेस अपनी होती है। तो ये मैं उस दौरान ही करता रहा। ये तो मैंने LDC ज्वाइन किया था 2020 में, जुलाई 2020 में, और जुलाई में ही 23 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था। अच्छा। ऐसा ही लगा। और अपने फिजिकल हो गए थे इसके सितंबर 2019 में। तो ये था, मतलब स्ट्रगल तो ये तो थी अपने आने के बाद की, जहाँ जॉब छोड़ के आए और उसके बाद, और सबसे चीज़ें मतलब तैयारी इतनी सटीक रही अपनी और काम करती रही। जो भी एग्ज़ाम में बैठे ना, वही ऐसे फाइट ही होता रहा, सिर्फ कांस्टेबल को छोड़ के बाकी सारे उससे पहले की जो रेलवे वगैरह थे उन सबसे सबक ले लिया, धीरे धीरे सीख लिया, अनुभव ले लिया। वही तो कह रहा हूँ। और मेरा 19 में लोको पायलट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 18 वाली वैकेंसी थी ना लोको पायलट, उसके मैंने फर्स्ट भी अटैम्प्ट पास किया, सेकंड भी उसका साइको होता है वो भी मैंने पास किया, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गया। मतलब रह गया, वो वेटिंग चल रही थी, फिर वो इधर ऐसा ही में हो गया, तुमने देखना ही बंद कर दिया। पता नहीं क्लियर हुआ भी होगा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो काफ़ी मज़ेदार चर्चा थी आज, और कई बातें तो आज मुझे पहली बार पता लगी है, जो एक दीवार कूद के गए थे, इस प्रकार की चीज़ें। तो स्ट्रगल बात ये है, दर्शाने की बात ये है कि कई लोग डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं कि यार मेरा इसमें नहीं हो पाया तो आगे क्या करूँगा, या फिर इस एग्ज़ाम में, जैसे कि अगर ये कांस्टेबल को लेकर ही सोचते हैं कि यार मेरा इससे में नहीं हो पाया तो आगे के एग्ज़ाम्स में तो क्या ही कर पाऊँगा मैं, तो वापस में और फिर घर भी चले गए थे एक बार। पर इसके बाद इन्होंने फिर सोचा यार नहीं, देखो घर पे बैठने से तो कुछ नहीं होगा, इधर उधर से इन्होंने थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद आए, तैयारी करी, और उसके बाद मैं आज आपके सामने है। तो ये थे मेरे दोस्त राम कुमार। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट पे एक चीज़ और बताता हूँ। पार्ट टाइम मैंने टीचिंग भी करवाई है एक स्कूल में। वहाँ से मतलब मुश्किलात तो थे ही, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, चीज़ें करनी पड़ती हैं कि भाई सपोर्ट, अगर घर वाले, उनको भी परेशान नहीं कर सकते ज़्यादा अपन। बिल्कुल। लेकिन जो भी अपन, आजकल तो इतने ज़्यादा संसाधन है अपने पास, अपन पार्ट टाइम कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। ठीक है, तो वही किया मैंने भी और वो काम कर गया। तो ये था। और जब आप खुद उस सिचुएशन में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हो कि यार कुछ भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन उस सिचुएशन में आपको खड़ा रहना पड़ता है मजबूती से, और अपने दिमाग में ये रखना पड़ता है कि नहीं यार मेरे को करना है तो करना है। एक जो आपका जुनून है, एक जिद है, वही आपको मतलब आगे ले जा सकती है। तो अंत में आप, जो मेरे इस टाइम पे एस्पिरेंट्स हैं, जिनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियली हो या फिर और भी किसी भी प्रकार की हैं, या फिर 1-2 एग्ज़ाम्स में वो रह गए हैं वापस से, तो इसके लिए आप थोड़ा उनको कुछ आपकी ओर से सलाह दीजिए कि हाँ भाई मैंने मेरे अनुभव से ये सीखा है, और कुछ बताइए उनको। हाँ, देखिए आपने जैसे कि मतलब कर तो आप रहे हैं, 100% तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही चीज़ें हैं जो अपन को मतलब ऐसे डिमोटिवेट करती रहती हैं, जो खींचती रहती हैं, जैसे फाइनेंशियल कह लो या कुछ और सिचुएशन ऐसी आ गई है अपन कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको तो अपन क्या है, मजबूती से लड़ना ही पड़ेगा,
उनका कोई ऐसे नहीं है कि कोई शॉर्टकट है, उसकी कोई दवाई आती है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप क्या है, मन को मजबूत रखो और बीच में छोड़ना नहीं है पढ़ाई को। जिद होनी चाहिए कि भाई पूरा करने के सिचुएशन बाद। कैसी भी हो, लेकिन आजकल तो क्या है, सबके पास ये मोबाइल है, यूट्यूब है, यूट्यूब है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब हर तरीके से। आप ऑनलाइन अगर कोर्सेज मिलते किताबें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, तो यहाँ ऑनलाइन पे क्या नहीं मिलता सही बात। आपको। और मेरा रियल में पॉजिटिव ये था कि मेरी करंट अफेयर वगैरह इतनी मतलब सॉलिड थी। मैं सुबह जैसे ही मेरी दिनचर्या ख़त्म करके मैं बैठता ना, मतलब खाना बनाता था तो ये चलता रहता था मोबाइल। ठीक है, फ़ोन में चला के बैठ जाओ और मतलब इतना ज़्यादा ना भी ध्यान देना तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रह जाती हैं, सुनी सुनी हुई चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं और आप करते रहिए, एक ना एक दिन तो ये चीज़ें होनी है। और फिर आप मेरी तरह ऐसे बताओगे कि यार मैं वहाँ बैठ जाता, मैं भी ये सोच के बैठ जाता कि यार कांस्टेबल में होगा नहीं, अब कुछ नहीं होगा, सही बात। तो शायद कुछ ना होता। यही था कि जिद थी और कर देंगे, मतलब इतना था कि कर देंगे। तो जैसे अगले एग्जाम आए और करते रहे, और एक सटीक रणनीति होनी चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट वे होना चाहिए। हाँ, मतलब जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं ना, बड़ा ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है और इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना अनाप शनाप को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। आप एक पैटर्न लीजिए, आप जैसे सिलेबस देगा आपने और उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना तैयारी, तो बहुत ही मतलब ऐसे मैं तो ये मुझे अब लगने लगा कि इतना आसान सा ही तो है यार, बहुत आसान सा ही है। तो एक पैटर्न होता है पढ़ने का और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगी। जो चीज़ें पैटर्न, अब आप कहोगे यार सर वो पैटर्न ही तो समझ में नहीं आ रहा, तो पैटर्न तो यही है कि आप एक जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसका सिलेबस लीजिए, जिस भी वैकेंसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका शेड्यूल लीजिए, मतलब उसका निकलवाइए कि क्या आता है एग्जाम में, क्या रहता है, प्रीवियस पेपर्स में क्या पूछा गया है। बस ये चीज़ एक खाका तैयार कीजिए दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो चेंज होने वाली है रोजाना, जैसे ये साइंस एंड टेक के हो गए या करंट अफेयर्स हो गया, ये तो देखो आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो स्टैटिक हैं उनमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैथ और रीजनिंग सेक्टर मतलब स्ट्रीम है या ये सब्जेक्ट हैं, तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनकी तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए आप। और अपने में तो ये है ही नहीं, मतलब बहुत कम है अपने वाले फील्ड में। जैसे SI की तैयारी करोगे तो आप इतना नहीं है। तो वीडियो देखिए काफ़ी लंबी हो चुकी है, हालांकि बात अच्छी बताई है उन्होंने, काफ़ी मज़ेदार इंसान है, अपनी बातें बताने लग जाते हैं तो इनको रोकना भारी हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये परिचय था। और आज एक आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है, तो इस वीडियो को बनाने का जो प्रयास था वो मेरा सार्थक होगा। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को मेरी जो वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।